हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का एनुअल एग्जाम का एक सैंपल पेपर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 17 तक, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 से। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जो कि ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 है, तो जाके एक बार देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, जाके चेक कर लीजिएगा। अब ये है पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, while measuring the length of a knitting needle, the reading of a scale at one end is 0.3 cm. ये 0.3 cm नहीं है, 3.0 cm है, करेक्शन कर लीजिए। And at the other end it is 33.1 cm. What is the length of the needle? जब निडल का लेंथ हम नापते हैं तो स्केल में जहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट है 3 cm and the ending point है 33.1 cm. So we have to find here the length of the needle. So the answer will be the length of knitting needle at one end of the scale is 3 cm. The reading at the other end of the scale, that is 33.1 cm. So what will be the length of the knitting needle? The length of the knitting needle will be 33.1 cm minus 3.0 cm. So answer will be 30.1 cm. So the length of knitting needle is 30.1 cm. Next question number 19. Answer both the questions. यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर कीजिए। 2 marks का है। That means each question here carries 1 mark. You are provided with a bulb, a cell, a switch and some connecting wires. Draw a diagram to show the connection between them to make the bulb glow. आपके पास एक बल्ब है, सेल है, स्विच है और कुछ कनेक्टिंग वायर्स है। तो इनको कनेक्ट करके आप एक इलेक्ट्रिकल पाथ बनाइए, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाइए, जिससे कि वो बल्ब ग्लो करे। So you have to draw the diagram like this. इसमें एक बल्ब ड्रॉ कीजिए, एक सेल ड्रॉ कीजिए, एक स्विच ड्रॉ कीजिए। सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल को ज्वाइन कीजिए, सेल के दूसरे टर्मिनल से स्विच को ज्वाइन कीजिए और स्विच से एक वायर बल्ब के दूसरे टर्मिनल तक ज्वाइन कर दीजिए। अब स्विच ऑन के पोजीशन में है ना, तो बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब को ग्लो करने के लिए आप यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दीजिए एंड डायग्राम के नीचे लिखिए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कंडक्टर और इंसुलेटर। इरेजर, कॉइन, ग्लास, पेंसिल। इनमें से कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, आपको लिखना है। इरेजर इंसुलेटर है, कॉइन कंडक्टर है, ग्लास इंसुलेटर, पेंसिल कंडक्टर। यहाँ पे पेंसिल में कंफ्यूज मत होइए। पेंसिल तो वुड से बनी हुई होती है और वुड खुद एक इंसुलेटर होता है, लेकिन पेंसिल के वुड के अंदर एक ब्लैक कलर का रॉड होता है ना, जिसको कि हम बोलते हैं ग्राफाइट, और ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल इज ए कंडक्टर। हम इसको इंसुलेटर में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए में है शेडो। शेडो को किसके साथ मैच करेंगे, जहाँ पे लाइट नहीं होता है। शेडो को मैच करेंगे हम रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीन्स ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वन कैन नॉट सी क्लियरली। तो चलिए मैच कर लेते हैं इन दोनों को। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम मैच करेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय शाइनिंग सरफेस। चलिए मैच कर लेते हैं इन दोनों को। नेक्स्ट है इमेज। इमेज को मैच करेंगे हम फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर बोथ द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज, 2 bulbs are connected to a cell as shown in the figure. Bulb A got fused. Will the bulb B glow in this circuit? Why? देखिए नीचे जो डायग्राम दिया गया है, इसमें एक सेल को 2 बल्ब के साथ जोड़ा गया है वायर्स के साथ। अगर बल्ब ए फ्यूज हो जाता है तो क्या बल्ब बी ग्लो करेगा, कर पाएगा क्या, बताइए। जैसे ही बल्ब ए फ्यूज हो जाता है, इसका फिलामेंट टूट जाता है। जैसे ही फिलामेंट टूट जाता है, जो ये क्लोज सर्किट है ना, ये ओपन सर्किट बन जाता है। सर्किट टूट जाता है बीच में से यहाँ पर, और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा तो बल्ब बी जो है ग्लो नहीं करेगा। सो हम आंसर में लिखेंगे, नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो इन द सर्किट बिकॉज व्हेन, 2 बार व्हेन लिखा गया है, एक इरेज कर दीजिए। बिकॉज व्हेन बल्ब ए गॉट फ्यूज्ड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इंटरप्टेड। जैसे ही बल्ब ए फ्यूज हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट का पाथ जो है वो इंटरप्ट हो जाता है। दस द इलेक्ट्रिक सर्किट बिकम ओपन सर्किट। जब इलेक्ट्रिक सर्किट का रास्ता टूट जाता है, हम उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। एंड नो करंट विल फ्लो इन एन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब भी नहीं ग्लो होगा, वही लिखेंगे। सो द बल्ब बी विल नॉट ग्लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई शुड योर इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स while repairing an electric switch at your home? Explain. जब घर में इलेक्ट्रिक स्विच रिपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन रबर ग्लोव्स क्यों यूज करते हैं, बताइए। आंसर होगा, आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी जो है इलेक्ट्रिसिटी की एक गुड कंडक्टर है। बट
रबर इज एन इंसुलेटर, लेकिन रबर एक इंसुलेटर है। वाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच, इफ बॉडी कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिक वायर्स देन द इलेक्ट्रिशियन मे गेट हर्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द बॉडी। अगर इलेक्ट्रिक स्विच रिपेयर करते वक्त हमारी बॉडी इलेक्ट्रिक वायर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है तो इलेक्ट्रिशियन को शॉक लग सकता है। बट इफ दे वियर रबर ग्लोव्स, अगर वो रबर ग्लोव्स पहन लेते हैं, इट विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से वो रबर ग्लोव्स उनको प्रोटेक्ट करेगा। सो टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, an electrician should use rubber gloves while repairing an electric switch at our home. Next question number 22. Answer the following. Few iron nails and screws got mixed with the wooden shavings while a carpenter was working with them. How can you help him in getting the nails and screws back from the scrap without wasting time in searching with his hands? अब देखिए, आयरन नेल स्क्रूज जो होते हैं वो मेटालिक चीजें होती है और ये सब मैग्नेट की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। लेकिन वुडन सेविंग्स जो होते हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, सो दे विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। सो अगर हम कारपेंटर को एक मैग्नेट दे दें तो उस मैग्नेट को यूज करके कारपेंटर आयरन नेल्स एंड स्क्रूज इन सबको अट्रैक्ट करके वुडन सेविंग से अलग कर सकता है। इससे उसकी टाइम भी बच जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। बस हमको वही लिखना है, आयरन नेल्स एंड स्क्रूज आर मैग्नेटिक मटेरियल्स while the wooden savings are non-magnetic materials. So we can help the carpenter by giving him a magnet which will attract only magnetic materials, that is iron nails and screws. Last में लिख देंगे, thus the carpenter will get his nails and screws back from the scrap without wasting his time in searching with his hands. Next है, write two methods by which a magnet can be demagnetized. So the two methods by which a magnet can be demagnetized are, मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के दो मेथड्स हैं। एक तो हम हमर से उसको जोर से तोड़ सकते हैं, दूसरा है हम उसको गर्म कर सकते हैं। वही लिखेंगे, बाय हैमरिंग द मैग्नेट स्ट्रांगली, एंड नंबर 2 बाय हीटिंग द मैग्नेट स्ट्रांगली। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज स्टेट द प्रिकॉशंस व्हिच शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग ए मीटर स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक ए कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर की लेंथ नापते हुए आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सो द आंसर इज द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग ए मीटर स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक ए कंप्यूटर मॉनिटर आर, द स्केल शुड बी केप्ट स्ट्रेट इन टच विद द कंप्यूटर मॉनिटर। स्केल को जब भी रखें यूज करने के टाइम कंप्यूटर मॉनिटर के साथ टच में रखें और स्ट्रेट में रखें। नेक्स्ट वन इज while reading the scale, eye must be placed vertically above the scale mark being read. जब भी आप स्केल का रीडिंग लें, आइज को हमेशा वर्टिकली रखें जहां से आपको रीड करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द स्केल इज डैमेज्ड, जीरो मार्क और ब्रोकन लेफ्ट हैंड। अगर स्केल टूटा फूटा है, जीरो मार्क जहां से जीरो स्टार्ट होता है ना काउंटिंग, वहां पे अगर स्केल टूटा हुआ है, देन द लेंथ शुड बी मेजर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर विच इज क्लियरली विजिबल। तो आप काउंटिंग वहां से स्टार्ट करें जो नंबर क्लियरली विजिबल हो, देन सब्सट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम द रीडिंग टेकन एट द राइट एंड टू गेट द करेक्ट लेंथ। फिर उसी स्टार्टिंग नंबर को राइट एंड वाली नंबर से जहाँ पे आपका रीडिंग खत्म होगा ना, उसी नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको करेक्ट लेंथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। सबसे पहले तो होगा 1 मिलीमीटर, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 1 मीटर, लास्ट में रहेगा 1 किलोमीटर। नेक्स्ट सी, गिव वन सिमिलरिटी बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल एंड ए सीलिंग फैन। बाइसाइकिल का मोशन और सीलिंग फैन का मोशन, इन दोनों के बीच सिमिलरिटी बताइए। उन दोनों के बीच तो एक ही सिमिलरिटी है, दैट दे बोथ मूव इन सर्कुलर मोशन। तो लिख दीजिए, द सिमिलरिटी बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल एंड ए सीलिंग फैन इज दैट दे बोथ मूव इन ए सर्कुलर मोशन। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 23 तक। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जो कि 2 डेज के बाद ही आने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल रही हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।